कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हम लोगों ने जो बजट वाला पार्ट देख रहे थे हम लोग, उसका एक वीडियो जो है पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी। पूरा इतना बड़े बजट को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो उसी के कारण मैं ये सेकेंड पार्ट आज बना रहा हूँ। उसमें जो इम्पॉर्टेंट योजनाएँ हैं, जो आपका ईडीओ का जो तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी डायरेक्ट ये योजना पूछ सकता है। किस तरीके से सवाल इसमें से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा वीडियो के बीच बीच में, तो उस तरीके का सवाल के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, ठीक। और ये बजट वाला पार्ट जो है वो आज के वीडियो में लगभग खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक। तो बताइएगा आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे मैं एक लिंक डाला हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का जो सेशन है लास्ट 6 मंथ का, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लिंक को क्लिक करके जाइएगा, है ना, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बजट 2023-24 का ये सेकंड पार्ट है ना। एक वीडियो पहले ही आ चुका है, उसको जरूर देखिए आप लोग। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो नहीं देखे हैं, आप लोग एक बार उसको देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजी का बजट भी आ गया, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी बनाने का वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं हरित विकास। जो सप्तर्षि विकास मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, 7 विकास पर जो है 7 फैक्टर्स पे 7 क्षेत्र हैं जिस पर पूरी तरीके से सरकार का इस बजट में फोकस है आने वाले साल में। वो सप्तर्षि विकास जो है वो अच्छे से याद रखिएगा उसको आप लोग, कि किस किस चीज़ पे है, उसमें से कौन शामिल नहीं है करके पूछ सकता है। उसमें से एक चीज़ मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब बता चुका हूँ आपको। उसमें से एक हरित विकास भी था, है ना, वो एक युवा शक्ति भी था। वो वाला चीज़ देखते हैं हम लोग। तो हरित विकास के तहत किस तरीके का विकास किया जाएगा, इसके तहत एक योजना लाई गई है, पीएम प्रणाम योजना। क्या है? पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम, इसका मतलब क्या है प्रणाम का? देखिए, मैं प्रणाम का मतलब आपको बता रहा हूं। पृथ्वी पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण, सुधार, इसके संबंध में जागरूकता फैलाना और उसके संबंध में निवेश करके उसको अच्छा करना, बेहतर करना, उसमें सुधार लाना। देखिए, जैसे कि जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक। उतनी उपजाऊ नहीं रहती। एक बार आप उर्वरकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़काव हो रहा है। देखिए, कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कृषि को जो उर्वरक हैं, एक तो उनका छिड़काव जो है बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट में। लेकिन आप कह लीजिए उनका जानकारी की कमी कह लीजिए किसानों में, या शिक्षा की कमी कह लीजिए किसानों में। उनमें क्या होता है कि ज़्यादा पैदावार होगा करके ज़्यादा, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आपको बुखार हो गया है तो आप एक लिमिट अमाउंट में एक छोटी सी गोली लेंगे तभी जल्दी ठीक होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 3 ठो गोली एक साथ ले लेंगे, पैरासीटामोल तो थोड़ी ठीक हो जाएंगे, 3 ठो गोली और एक साथ लोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। उसी तरीके से भूमि के साथ भी होता है ना। उसके साथ भी अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर का आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे उसकी उर्वरक क्षमता का नाश होता है। दूसरा चीज़, ये जो लोग जो आप सब्जी पे अगर फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उस सब्जी को अगर कोई इंसान खा रहा है तो उस पर भी क्या होता है, फिर दिक्कत पैदा होता है, बीमारियां फैलती हैं उससे। तो वो उसके कारण उर्वरक क्षमता का नाश हो रहा है। उसी के कारण इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसकी उर्वरक क्षमता में कमी लाना, उसको पुनरुद्धार करना, उसके रख रखाव के संबंध में जागरूकता फैलाना, पोषण स्तर को बढ़ाना और उसमें भूमि के उर्वरक क्षमता में सुधार करने के लिए प्रयास करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पीएम प्रणाम योजना का ये कैसे लॉन्च किया जा रहा है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मतलब जो उर्वरक अभी यूज हो रहे हैं उसके जगह पे जैविक खाद उपयोग करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खाद क्या होता है, मैं आपको 2 वीडियो पहले मैं बताया हूँ आपको जैविक खाद क्या होता है। जो गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनता है और भी जो खाद है जो कचरे से बनाए जाते हैं, वो सब वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट, इन सब कंपोस्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक तो फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा, उर्वरक भी निर्माण हो जाता है और वो जहरीला भी नहीं रहता है। तो उन तरीके के उर्वरकों को बढ़ावा देना और ये जो जहरीले उर्वरक हैं उनको कम करना, कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रणाम का अर्थ आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा, इतना ही लिखा हुआ है बजट में इसी तरीके से। तो ये इस योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य है।
और हरित विकास के तहत पहला चीज तो पीएम प्रणाम इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा, अवशिष्ट से धन केंद्र। देखो, अवशिष्ट से धन केंद्र का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि कचरा है और जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके क्या कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना जिससे कि क्या हो सके, आमदनी हो सके। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा कोई सेंटर बनाना, उसमें उसको कचरे को रिसाइकल करके किसी चीज में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि एक जगह मैंने देखा था 3-4 साल पहले, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली सरगुजा था या सूरजपुर था, वहाँ पर जो वेस्ट है ना उससे ये करके एक पूरा गार्डन बनाया गया था। वहाँ पर एक पूरा गार्डन था, जो वेस्ट रहता है, जो कूड़ा करकट, कूड़ा तो कह लीजिए, जो डब्बा वगैरह रहता है और जो लोहा वगैरह वेस्टेज लोहा रहता है उससे रिसाइकल करके उसको एक पूरा पार्क के टाइप का बनाया गया था। तो मुझे एग्जैक्टली वो जिला याद नहीं आ रहा है, आप लोग को याद होगा तो बताइएगा उसको, है ना। तो उसी तरीके से क्या करना, उस वेस्ट को क्या करना, रिसाइकल करके किसी उपयोगी पदार्थ के रूप में कन्वर्ट करने के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। तो इसके लिए 500 केंद्र इंट्रोड्यूस किया गया। गोबर धन स्कीम के तहत ऐसे 500 केंद्र बनाए जाएंगे, अवशिष्ट से धन केंद्र कहा जाएगा उनको। और गोबर धन स्कीम के तहत ऐसे 500 केंद्र बनाए जाएंगे हरित विकास के फोकस करते हुए, इस पे ध्यान देते हुए। ठीक, तो इसमें 2 तरीके की चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है 2023-24 के बजट पे भारत सरकार के द्वारा। ये हो गया। अब देखते हैं युवा शक्ति। वो जो मैं विकास 7 ठो बताया था, 7 सेक्टर, उसमें एक युवा शक्ति भी था। आप जाके देखिएगा उसको। युवा शक्ति के क्षेत्र में क्या किया है गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का मैं बता रहा हूं आपको। एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। नई स्कीम बेसिकली ये पहले भी चल रही थी लेकिन इसमें एड ऑन किया गया है। PMKVY 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहले भी चल रही थी, स्किल डेवलपमेंट की ये योजना है। युवाओं को स्किल प्रदान करने की एक योजना है ये। इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, एक अपडेट हुआ है, 4.0 लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब चीज़ों को नए पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। मतलब देखिए, आधुनिक युग क्या चीज़ का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोडिंग, रोबोटिक। देखिए आप लोग, जो लोग इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किए हैं वो लोग बेंगलोर और हैदराबाद में अच्छे पैकेजेस पे जॉब कर रहे हैं अभी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस सेक्टर में वैकेंसीज ज़्यादा निकल रही है। क्योंकि हर चीज़ आप देखेंगे, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो या हर चीज़ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो रही है। अब एप्लीकेशंस बहुत बन रहे हैं। एप्लीकेशंस आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। हर चीज़ को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे 8-10 साल में जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो रजिस्टर रहता है पूरा खत्म हो जाएगा, सारे चीज़ सिस्टम पर अपडेट हो जाएंगे। तो पूरा जमाना किसका आ रहा है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मोबाइल में आपका सारा चीज़ हो जाएगा आज के बाद से। अभी आप कई सारी योजनाएं इंट्रोड्यूस कर रही है। आपका सारा जो राशन कार्ड से लेके जितना भी आपका जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो सारा चीज़ अब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। यहीं से अप्लाई करेंगे, खटाखट अपना डालेंगे आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको घर पहुंच सुविधा उपलब्ध करा देगा। इस तरीके से चीज़ें होंगी, आपको गवर्नमेंट में वहाँ जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ किससे कनेक्ट हो रहा है, कंप्यूटर से। उसके लिए क्या लगेगा, कोडिंग लगेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, स्किल देना पड़ेगा ना, ये सीखना पड़ेगा। ये रट नहीं सकते आप, ये नंबर लाने से नहीं होता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये स्किल है और दिमाग लगाना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, तभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो आप। रटा रुटाया ज्ञान इस क्षेत्र में कोई काम नहीं आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई काम नहीं आता है, रोबोटिक्स में कोई काम नहीं आता है। इसीलिए रट के आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रट के आप 20-25 हज़ार का नौकरी लगा सकते हैं बस, उससे ज़्यादा 20-25-50 हज़ार का नौकरी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है, इससे भी बियॉन्ड जाके बहुत कुछ। तो एक पद पे आने के बाद मेरी सलाह ये कि आप रुक मत जाइएगा वहाँ पे। नई नई चीज़ों को, लर्निंग हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिएगा। सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा जिंदा रखिएगा। कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिएगा, नई नई चीज़ें सीखते रहिएगा। वो आपके जीवन को एड ऑन करती जाएंगी, आपके जीवन में चीज़ों को एड ऑन करेंगी वो सब चीज़ें, और आप उससे लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाओगे और कंपीट कर पाओगे अपनी आने वाली जनरेशन के साथ। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। एक तो पहला चीज़ ये, पीएम कौशल विकास योजना 4.0, यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा युवा शक्ति के तहत। यूनिटी मॉल की बात कही गई। अब ये यूनिटी मॉल क्या है, देखो, कोई एक क्षेत्र, जीआई टैग किसको मिलता है, जीआई टैग उसको मिलता है जो इस एक क्षेत्र विशेष की, जो महत्वपूर्ण, उसी क्षेत्र विशेष में कोई चीज़ पाई जाती है, उसको वहाँ पर क्या मिलता है,
जीआई टैग मिलता है। जैसे कड़कनाथ मुर्गा, उसको ये बस्तर क्षेत्र में लेने का कोशिश कर रहे थे कड़कनाथ मुर्गा को, लेकिन नहीं मिला छत्तीसगढ़ को, उसका जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिल गया। तो कड़कनाथ मुर्गा का इसलिए क्योंकि वो विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। उसी तरीके से कोई धान का किस्म है, कोई और चीज़ का किस्म है, वो एक किसी एक क्षेत्र विशेष में सिर्फ वहीं पाया जाता है, उसकी उपलब्धि वहीं है, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो उसको जीआई टैग मिल जाएगा उस जगह को उसका। तो उसी तरीके से जीआई टैग होता है। उसी तरीके से एक जिला एक उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, जैसे कि बस्तर की काष्ठ शिल्प बहुत फेमस है, घड़वा कला बहुत फेमस है, वो केवल उसी क्षेत्र में होता है क्योंकि। तो उस तरीके से वहाँ पर का जो उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना चाहिए कि नहीं, बाजार चाहिए कि नहीं, वहाँ के लोगों को आप देखेंगे उनकी जो कला है ना वो इतनी खूबसूरत है। आप देखेंगे जब राज्योत्सव यहाँ लगता है तो आप देखना वहाँ की कला, या बस्तर आप जब जाएंगे तो बस्तर आर्ट देखिए, लेकिन उसका उचित दाम वो लोग को नहीं मिल पाता क्योंकि उन लोग के पास मार्केट का उचित एक्सेस नहीं है। ऑनलाइन बेचने की सुविधा अब तक नहीं थी, अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो उसके कारण से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है लेकिन मार्केट का एक्सेस नहीं है, आपके पास बाजार नहीं है जहाँ पर लोग, आपके पास अच्छे पैसे वाले लोग या साधारण लोग, मध्यम वर्गीय लोग भी खरीदने के लिए आते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना के भी अच्छे तरीके से बेच नहीं पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड कराना है। तो यूनिटी मॉल में क्या किया जाएगा, एक क्षेत्र विशेष में फेमस जीआई टैग में जो कोई वस्तु रहेगी, कोई हस्तशिल्प उत्पाद रहेगा, उसको उस मॉल में रख दिया जाएगा। अब उस मॉल में अच्छा जगह पे बनाया जाएगा तो उसमें फॉरेनर भी आएंगे, पर्यटक भी आएंगे, बाकी लोग भी जाएंगे, मॉल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे, उसको खरीदेंगे, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो यूनिटी मॉल के तहत ये निर्धारण किया गया है। इसके तहत युवा शक्ति में पर्यटन क्षेत्र 50 ठो ऐसे पर्यटन क्षेत्र का चयन किया जाएगा जिसको डेवलप करेगी गवर्नमेंट पैसा खर्च करके। पर्यटन को डेवलप करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि अगर एक चीज़ों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। जैसे कि वहाँ पर एक छोटा मोटा दुकान लगाने वाला भी कमा लेगा और ट्रांसपोर्टेशन वाले भी कमा लेंगे, वहाँ पर टिकट लेके गवर्नमेंट खुद का भी कमा सकती है, और भी बहुत सारी छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग वहाँ पर विकसित हो सकते हैं क्योंकि जहाँ पर भीड़ बढ़ेगी वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जहाँ भी भीड़, अब आप भीड़ जैसे भी बढ़ाओ, जहाँ भीड़ बढ़ेगी वहाँ पैसा आएगा क्योंकि लोग जाएंगे, पानी का बोतल खरीदेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, होटल रेस्टोरेंट बढ़ेगा, छोटे छोटे भेल और वो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो ठेले पे मिलती हैं वो चीज़ों को लिए रोजगार मिलेगा वो लोग को। भीड़ का मतलब सीधा रोजगार है। गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करती है कि कहाँ पे भीड़ बढ़ाया जाए। कहीं पे भी देख लो, पर्यटन स्थल विकसित करने का एकमात्र उद्देश्य उस क्षेत्र की विविधताओं को प्रदर्शित करना, तो अंकित करना तो होता ही है वैश्विक पटल पे या देश के पटल पे, लेकिन उसके अलावा ये भी उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ पर कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, स्थानीय रोजगार कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो वही किया जाएगा पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करके। और सबसे आसान तरीका रोजगार देने का पर्यटन होता है लगभग, क्योंकि भाई पर्यटन क्षेत्र विकसित होगा तो वहाँ पर लोग आएंगे और लोग आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये आप युवा शक्ति के तहत इसमें बताया गया है। इसके बाद आता है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या लाया गया। वित्तीय क्षेत्र में मैं आपको दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें मेरे को पूरा मुझे पूरी आश्वस्ति है इस बात की, ठीक है। मैं ये संभावना जता सकता हूं कि इससे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि दोनों योजनाएं क्या है। पहला इंट्रोड्यूस किया गया महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये नई योजना है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने इसको लॉन्च किया है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। अब ये क्या योजना है इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो, प्रारंभ होगा 1 फरवरी 2023 से। इस योजना को पहले समझो इत्मीनान से। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, ये तो आप कोरोना के टाइम पे देख लिए होंगे। पुरुषों के हाथ से पैसा फिसल जाता है, लेकिन महिलाएं जो रहती हैं वो बचत करके पैसा बचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। इसीलिए स्व सहायता समूह में भी मतलब महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। मैं पढ़ाया हूँ स्व सहायता समूह। देखो, महिलाओं को बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो महिलाओं को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है बैंक से कि वो अपने पैसे को वहाँ जमा करें। उनको इसमें फ़ायदा ये है, इंटरेस्ट रेट अगर इस योजना के तहत, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत अगर कहीं महिलाएं जो है वो बैंक में, किसी गवर्नमेंट बैंक में या डाकघर में अगर अपने पैसे को जमा करती हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़बरदस्त मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7.5%, 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है, 4-4.5% का इंटरेस्ट है। इसमें कितना इंटरेस्ट है, 7.5% का इंटरेस्ट है। तो उसके बाद फिर वो लोग को क्या होगा, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी, स्वावलंबी बन सकेंगी, अपना खर्चा खुद उठा सकेंगी और अपने सेविंग को सही जगह पे यूज कर सकेंगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखो, इसका प्रारंभ हुआ है 1 फरवरी 2023 से, इसके प्रारंभ की घोषणा की गई है। अभी ये फ्लोर पे नहीं आया है, इसकी घोषणा की गई है।
मिनिमम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। ये भी एकदम रिटर्न प्रावधान नहीं है, अनुमानित है। ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको, जो विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग बताए हैं कि 1,000 रुपये मिनिमम जो होगा वो इसमें जमा किया जा सकता है। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है, अधिकतम 2 लाख। ठीक, अब देखो इसमें मिनिमम 1,000 रुपये, बचत पत्र समय सीमा 2 वर्ष तक, है ना। मतलब कि ये योजना रहेगी 31 मार्च 2025 तक। मतलब आप डाकघर में या सरकारी बैंक में जाएंगे, या फिर अगर गवर्नमेंट इसका वेबसाइट लॉन्च कर देती है तो उस वेबसाइट में जाके लॉगिन करेंगे तो वहां पर से एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आप भरेंगे उसी को कहा जाता है बचत पत्र। तो यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक ही आप इस बचत पत्र का लाभ उठा सकते हैं। मतलब ये योजना जो है वो 2 साल की ही है। इस बीच में अगर आप खरीदते हैं तो आप 7.5% ब्याज मिलेगा आपको इस योजना के तहत। 31 मार्च 2025 तक इसको याद रखना, 2 साल तक के लिए है। कोई भी उसकी पात्रता मैं बताऊंगा, कोई भी लड़की या महिला जो है वो जाके यहाँ पर से फॉर्म भर के इस योजना को लाभ उठा सकती है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप धीरे धीरे करके 1,000 रुपये से लेके 2,000, 3,000 जितना भी चाहते हैं आप उसमें जमा करते रहेंगे। और आपको 2 साल के बाद एक साथ आपका मुद्दल तो जितना जमा किए वो तो मिलेगा ही, 7.5% ब्याज भी आपको दिया जाएगा। तो इसके इंटरेस्ट रेट को भी पूछ सकता है, कब से चालू हुआ ये भी पूछ सकता है, कब तक लागू रहेगा ये भी बिल्कुल पूछ सकता है। नई योजना है, आपके किसी भी पेपर में योजना पूछी जा सकती है। पात्रता, कौन कौन पात्र रहेगा, किसी भी उम्र की महिला या लड़की, चाहे वो उनकी शादी हो गई हो, महिला हो या लड़की, आयु की भी कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी दूसरे के नाम पे भी जमा कर सकते हैं पैसा। ठीक, आपके घर में कोई लड़की है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, कोई भी है, आप उसके नाम पे भी ये जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को लेके। उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो फुलफिल करके आप उसके में जमा कर सकते हैं। पैसा निकालने की अवधि की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब इमरजेंसी के सिचुएशन में आप पैसा निकाल सकते हैं, आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। जितना दिन का इंटरेस्ट रहेगा वो आपको पूरा पूरा मिलेगा, कोई पैसा नहीं। पैसा जैसे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, हेल्थ इशू आ गया, शादी करना है, तो बीच में भी आप इसमें इस योजना के तहत पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसकी पात्रता, भारत का मूल निवासी होना जरूरी है, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। केवल महिला या लड़की को ही मिलेगा, लड़के के लिए नहीं है ना, लड़के लोग के लिए नहीं है। और सभी वर्ग शामिल है, ST, SC, OBC, जनरल। ऐसा नहीं कि केवल ST, SC वालों के लिए लाया गया या OBC वालों के लिए लाया गया, जनरल वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये महिला सम्मान बचत पत्र योजना, इसका डेट वगैरह के कितना % इंटरेस्ट है ये सबको याद रखिएगा, इतना में आपका काम बन जाएगा। ठीक, एक योजना हो गई। दूसरी योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इस योजना को मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये तो पुरानी योजना है, लेकिन इसमें एक बदलाव हुआ है, इसलिए योजना महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए। क्या बदलाव हुआ है, इसमें जमा 15 लाख रुपए तक कर सकते थे आप। ये पूरा योजना बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि 60 साल के बाद जो 60 साल के नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक है ना, वृद्ध नागरिक, वो लोग इसके तहत क्या कर सकते हैं, पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कैसे, आप पैसा जमा करोगे, न्यूनतम 1,000 रुपये आप जमा कर सकते हो, हर 3 महीने में आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये सरकार की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली योजना है। इसके इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है मैं बताता हूँ अभी। सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे कि कोई वृद्ध व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है, वो जाके इसमें पैसा जमा करेगा इस योजना के तहत, बैंक में या डाकघर में, सरकारी बैंक में, कहीं भी, उसको हर 3 महीने में उस जितना जमा किया रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये 3-3 महीने के गैप में उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जितना भी जमा किया रहेगा उसका। और उसका जो जितना जमा करते जाएगा वो पूरा 5 साल के बाद पूरा पैसा उसको मिल जाएगा। जितना जमा कर रहे हैं वो तो मिलेगा ही, उसका इंटरेस्ट रेट ज़बरदस्त मिलता है और वो हर 3-3 महीने में आपको पैसा देते रहेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक, तो इस तरीके की योजना है। इसी के सीमा को पहले आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, इसको बढ़ा के 30 लाख तक कर दिया है। इसमें 30 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, कितना भी, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख जमा कर लो, कितना भी, 15, तो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब वर्तमान की स्थिति में। 30 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। ब्याज दर 7.6% था इसका। अभी इस बजट में नया प्रावधान आया है कि इस ब्याज दर को 8% कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि की गई है, या वर्तमान ब्याज की राशि कितनी है, या कैसा सवाल आएगा, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत समय सीमा कितनी है, या कितने वर्ष तक लागू रहेगी, सब ब्याज प्रतिशत कितना है, इस तरीके का। इससे पात्रता से संबंधित भी सवाल आ सकते हैं। इसमें भी सेम तरीके का सवाल आ सकता है। न्यूनतम कितना रुपए जमा कर सकते हैं, न्यूनतम इसमें 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अधिकतम पहले 15 लाख रुपए थी, लेकिन अब वो बढ़ के 30 लाख रुपए हो गई है। अधिकतम राशि आप 30 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है आप लोग सबको। पात्रता क्या है, 60 वर्ष पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक। जो भारतीय नागरिक 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन
एक शर्त है, जो डिफेंस सेक्टर में है, जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो आर्मी में हैं, जो नेवी में हैं, वो लोग अगर 50 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर चुके हैं तो वो लोग भी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन जो डिफेंस में नहीं है, जो रक्षा क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, वो लोगों को 60 साल होना जरूरी। भाई रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा ना, इस तरीके का। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का पेंशन टाइप का मिलेगा ये। तो यहाँ पर अगर सामान्य नागरिक है तो 60 वर्ष और डिफेंस के है तो 50 वर्ष की आयु में ही इसको फायदा ले सकते हैं। 5 वर्ष तक इसकी अवधि है, इसको 3 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना। 5 साल तक आप जमा करेंगे, उसके बाद आपको 5 साल तक आप जमा करते जाएंगे, उसका इंटरेस्ट 3-3 महीने में आपको मिलते जाएगा। 5 साल बाद आपको पूरा पैसा वापस आपका मिल जाएगा। और 3 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फिर से एक फॉर्म भरेंगे, 3 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें फ़ायदा ये भी है कि कोई कपल है, महिला और पुरुष दोनों हैं, तो संयुक्त खाता भी जमा कर सकते हैं या इंडिविजुअल खाता भी बनवा सकते हैं। एक घर में 2-3 खाते भी खोले जा सकते हैं, लेकिन उस टोटल जमा जो है वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वर्तमान की स्थिति में। मतलब आप अपने घर में 3 लोगों का खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन टोटल जमा 30 लाख से एक्ससीड कर गया तो फिर ये योजना जो है वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उतने तक का ही लाभ मिलेगा आपको। पहले 15 था, अब 30 हो गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जो प्रावधान मैं ओरली बताते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना, बोर्ड पर मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक। चलो और देखते हैं। प्रत्येक तिमाही किस्त मिलेगी आपको 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये तो बता चुका हूँ, ठीक। तो ये है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। तो ये दोनों योजना को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये तो एक नई योजना है जो 1 फरवरी 2023 से लागू हुई है। 1 जनवरी 2023 से इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा, ये वाली योजना का। ये योजना पुरानी है लेकिन इसका लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2023 से। जो नई जो बढ़ी हुई है, ये जो लागू होगा, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है, वो सब लागू हो जाएगा। अब एक दूसरा चीज़ देखते हैं, इनकम टैक्स स्लैब वाला देखते हैं। इसमें इनकम टैक्स स्लैब के बारे में भी बात किया गया है। अभी तक 5 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन ये बढ़ गया है। जब ये पिछली बार बढ़ा था तो व्यापम में इससे सवाल पूछा था कि कितने, पूछा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन, कि कितने लाख के आय पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, इस तरीके का सवाल। तो 7 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा, इनकम टैक्स। ये जो आयकर विभाग की धारा है, आयकर धारा 87A के तहत, इसमें आयकर में छूट दी गई है। जो 7 लाख तक की आय वाले लोग हैं ना, उनको कोई भी ब्याज अब नहीं, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सॉरी, ब्याज बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स है वो, आयकर नहीं देना पड़ेगा 7 लाख तक का। अब पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दो चीज़ है। नई कर व्यवस्था को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नई कर व्यवस्था के अनुसार क्या होता है कि 2000, अब जब आप जैसे कि नए नए टैक्स पेयर बने हैं, आप नए नए आपका इनकम आना चालू है, जैसे कि आज आपकी जॉब लग गई, आज आप बिजनेस करना चालू कर दिए, अब आप बिजनेस करना चालू किया, आपका इनकम बढ़ गया, तो अब उसमें आप नए नए टैक्स पेयर, आप रिटर्न फाइल करना चालू करेंगे आप। तो अब आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको नई पेंशन व्यवस्था ही अपनानी पड़ेगी जो 2020 में लागू हुई थी। नई पेंशन स्कीम के तहत ही डिफ़ॉल्ट रूप से आप रजिस्टर होंगे। पहले क्या रहता था, नए जो है वो लोग, लेकिन जो पुराने से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो लोग को पहली बार जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं ना, तो वो लोग को पूछा जाता था कि आप नई पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के हिसाब से आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप पुराने पेंशन व्यवस्था, तो उसमें प्रावधान वगैरह सब अलग है, नए में अलग है, तो आप जो भी आपके पास चॉइस था। लेकिन अब इसको थोड़ा डिफ़ॉल्ट कर दिया गया कि भाई जो नया आएगा वो नई पेंशन स्कीम के हिसाब से, नई जो आयकर स्कीम है उसके हिसाब से ही उसको क्या करना पड़ेगा, लाभ लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब पुरानी कर व्यवस्था में आयकर की धारा 80C के तहत 5 लाख तक की छूट दी गई है। मतलब 5 लाख तक का आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा पुराने आयकर व्यवस्था के हिसाब से, अगर आपने रजिस्टर किया है तब। और 2020 के बाद नई आयकर व्यवस्था आ गई है। कोई भी नया व्यक्ति अगर इसमें जाएगा तो नई आयकर व्यवस्था के हिसाब से रजिस्टर रिटर्न फाइल होगा और 7 लाख तक का आयकर पे कोई छूट नहीं रहेगा। अब ये इनकम टैक्स को पूरा समझने का आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, ईडीओ के दृष्टिकोण से तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स में इतना डीप में नहीं जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि कितने सीमा तक कोई आयकर नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो बजट को मैंने 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आपको बुलेट पॉइंट्स को बताया है। आपको बजट का सूक्ष्म अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप अगर सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो इसमें इतनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा मोटा डॉक्यूमेंट है, उसको आप पूरा पढ़ के क्या करेंगे। तो जितने चीज़ें आपको मुझे लगी कि आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है पर पेपर के दृष्टिकोण से, उतनी चीज़ों को मैंने 2 वीडियो करके कवर कर दिया है। अब आप इसका नोट्स बनाइए और इन चीज़ों को आप अपडेटेड होके, न सिर्फ ये योजनाएं, ये जो नया योजनाएं इसके लागू हुई है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जनरल लाइफ में भी आपको इसको पता रहना जरूरी है।
अभी भी कई महिलाओं को, कई लड़कियों को इस योजना के बारे में पता चलेगा। कोई भी, अब इसमें देखिए, ये महिला सम्मान बचत पत्र योजना कोई भी लड़की यूज कर सकती है इसको, कोई बाध्यता नहीं है आयु की, कोई भी बाध्यता नहीं है आपके वर्ग की, ST SC OBC जनरल। तो इसमें आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशन को ऐसा लीजिए कि वो जीवन में काम आने वाली चीज़ है, यही है। आपको पता भी नहीं, बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहा होगा, तो ये योजना के बारे में आपको पता चला। तो बजट वगैरह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको नई चीज़ें क्या आ रही हैं, करंट अफेयर से अवेयर रहने के लिए भी जरूरी है। और पेपर के दृष्टिकोण से तो नई योजनाएं जो इंट्रोड्यूस हुई होती इंपॉर्टेंट है ही। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके नॉलेज में हर दिन कुछ ऐड कर पा रहा हूँगा, हर दिन आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा होगा, कुछ नए जानने के लिए मिल रहा होगा, जो पर्सपेक्टिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ का बजट भी मैं ला सकूं, देखते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।